हेलो एवरीवन, मैं सिद्धांत दुबे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर करियर विल डिजिटल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। ये हिस्ट्री की आपकी पहली क्लास है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये एमपीएसआई का टारगेट बैच है, तो यहाँ पे जो चीजें होने वाली है बहुत स्पीड अप होने वाली है। ठीक है, क्योंकि टारगेट बैच है, अपने पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे जो चीजें अपन पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अपन सब, ठीक है, बट वो चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में आ सकती है, वो थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। तो बकायदा आपको मेरे साथ साथ चीजें पढ़नी है, समझनी है, और इनकेस अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी आए, तो दिल खोलकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। इतिहास, सबसे पहली बात कि इतिहास होता क्या है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। इतिहास के कितने वर्गीकरण है, कितने डिवीजन है, कितना क्लासिफिकेशन है हिस्ट्री के, ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। शुरुआत हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से होगी। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम उठाते हैं, चाहे वो किसी भी पैटर्न पे हो, किसी भी उस पे हो, और उसमें हिस्ट्री आती है, तो बट ऑब्वियसली कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज उसमें ज्यादा होता है। तो शुरुआत हम मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे, फिर हम मिडिवल पे जाएंगे, फिर हम एंशिएंट पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। इतिहास होता क्या है, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास दो वर्ड से मिलकर बना है, इति प्लस हास, या फिर अगर मैं बात करूं ही प्लस स्टोरी। मतलब ही का मतलब होता है पास्ट, और स्टोरी का मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली द स्टडी ऑफ द पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। जितनी भी चीजें भूतकाल में हो चुकी हैं, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से, भूतकाल का मतलब क्या होता है, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से लेके आज कल तक की हुई गई घटनाओं को क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, तो भूतकाल में बीती गई सारी घटनाओं के को जब सिस्टमेटिकली रूप से अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। भूतकाल में हुई सारी घटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। तो बेसिकली अगर इंग्लिश में आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा द स्टडी ऑफ द पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। वहीं अगर आपसे हिंदी में कोई पूछता है तो आप ये बोलिएगा कि भूतकाल में हुई सारी घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इतिहास का कितने डिविजन्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास के 3 डिविजन्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, पूर्व ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब पूर्व ऐतिहासिक काल क्या होता है, यह वह समय काल होता है जिसमें घटनाएं घटित तो हुई हैं, बट उसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। मतलब इंसिडेंट तो हुए हैं, तो मैंने क्या बोला था, भूतकाल में बीती गई सारी घटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई होंगी जो हुई हैं, बट उसका लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, मतलब उसका कोई रिटर्न एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो ऐसा समय काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य, जिसका कोई भी रिटन एविडेंस, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उस समय काल को क्या कहा जाता है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा समय काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मतलब चीजें हुई हैं बट हमें नहीं पता, क्योंकि उसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब ऐसा समय काल जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है, बट इसको पढ़ने की लिपि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मतलब हम इसे पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा समय काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, बट उसे हम पढ़ नहीं सकते, उसकी पढ़ने की लिपि हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है, तो उस समय काल को क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा समय काल जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, बट हम उसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसको पढ़ने की जो लिपि है वो हमारे पास नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा टाइम पीरियड जब चीजें साइन सिंबल में लिखी जाती थी, है ना। जब आप कोई केव्स में जाते हो, अजंता एलोरा केव्स में जाते हो, ठीक है, भिमबेटका में जाते हो, तो वहां पे आपको कुछ ऐसी गुफाएं मिलती हैं जहां पे चीजें पेंटिंग के फॉर्म में लिखी गई है। अब पेंटिंग में लिखी गई है तो वो हमें नहीं समझ आ रहा कि वो पेंटिंग के रूप से क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लिखित साक्ष्य है, बट उसे पढ़ने की लिपि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा समय का काल जिसमें चीजें लिखी तो गई हैं, बट उसे पढ़ने की लिपि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उस समय काल को क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तीसरी बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड की, ऐतिहासिक काल की।
ऐसा समय काल, ध्यान से समझिएगा, ऐसा समय काल जिसमें चीजें लिखित तो हैं और उसे पढ़ने की लिपि भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा समय काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं और इसको पढ़ने की लिपि भी हमारे पास उपलब्ध है, मतलब हम इसे पढ़ भी सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल कहा जाता है। समझ आया बेटा? तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। अभी तक आपको लग रहा होगा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, नहीं। ध्यान रखिएगा, इतिहास के 3 वर्गीकरण है, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। पूर्व ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक के 3 वर्गीकरण है जो आप लोग को आज तक पता है, दैट इज एंशिएंट प्राचीन, मिडिवल मध्यकालीन या मध्ययुगीन, और मॉडर्न आधुनिक। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपको जो पता था वो था ऐतिहासिक का डिवीजन, हिस्टोरिक का डिवीजन। वो हिस्ट्री का डिवीजन नहीं है। हिस्ट्री का डिवीजन 3 है, पूर्व, आद्य और ऐतिहासिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐतिहासिक का 3 डिवीजन है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो अब ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको हिस्ट्री के डिवीजन तो सही पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमारी जो एग्जाम है उसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो आते हैं मॉडर्न से, आधुनिक से। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझिए कि एंशिएंट और मिडिवल जो है ये हम कंप्लीट करेंगे, बट हम ये बहुत प्रिसाइज फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। मतलब कि जितना आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपने देखे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, एमपीएसआई के हुए या फिर आप व्यापम के प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, उसमें मिडिवल की जो बुक्स है, लिटरेचर वाला सेक्शन है, वो बहुत ज्यादा पूछता है। उसमें मिडिवल का जो लिटरेचर वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन सी किताब किसने लिखी, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में किसी ना किसी किताब से ही पता चला है ना। कोई इतिहासकार ने कुछ लिखा है, वहां से हमने चीजें उठाई हैं और फिर हमने अपनी बुक्स में लिखी हैं। ठीक, तो हमें हर चीज के बारे में किसी ना किसी किताब से पता है, तो पता चला है। तो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस किताब के लेखक कौन है, ये फलाना फलाना लेखक किस राजा के टाइम पे आए थे। तो लिटरेचर से जो क्वेश्चन आते हैं काफी आते हैं। ठीक है, मध्यकालीन में तो मध्यकाल में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम किस पे फोकस करेंगे? लिटरेचर पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जाते हैं। ये मैंने आपको प्रिसाइज फॉर्म में समझाया कि जब मैं एंशिएंट और मिडिवल पढ़ाऊंगा तो प्रिसाइज फॉर्म में कैसे पढ़ाऊंगा। रही बात मॉडर्न की, तो मॉडर्न अच्छा खासा आता है ना। मॉडर्न अच्छा खासा आता है, बहुत डेप्थ में चीजें पूछ लेता है, कभी कभी वो बहुत बेसिक ईयर्स ही पूछ लेता है। तो यहाँ पे जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे तो ये हम प्रॉपर कहानी के तरह पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पे एक एक सिंगल फैक्ट्स कवर होंगे और प्रॉपर कहानी की तरह होगी, बस थोड़ा सा स्पीड अप होगी, जैसे ऑफलाइन क्लास में होती है वैसे नहीं कि आराम से चीजें चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप होगा, बट नो डाउट आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं और आगे बढ़ता हूं। शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन कंपनी का आगमन। यूरोपियन कंपनी का आगमन, अब नाम से ही समझ आता है अराइवल ऑफ यूरोपियन से, यूरोपियन कंपनी का आगमन, कि इसमें यूरोपियन कंपनी जो थी वो कहां आई होंगी? भारत आई होंगी। अब अगला क्वेश्चन कि यूरोपियन कंपनी भारत क्यों आई? क्या जरूरत पड़ी उनको भारत आने की? उनका अपना देश कम पड़ रहा था उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका देश उनके लिए पर्याप्त था, रहने वहने की प्रॉपर जगह थी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई थी। बट उनको आना इसलिए पड़ा क्योंकि क्योंकि जब आप यूरोप को देखो, ठीक है, ये यूरोप है, ये भारत है। जब आप यूरोप को देखो तो यूरोप भारत से ऊपर है ना, यहाँ कहीं आसपास यूरोप आता है अगर अपन भारत के कंपैरिजन में देखें तो। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, डिग्रीज में ऊपर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ये हम सबको पता है कि भाई जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो आप समझिए
कि टेम्परेचर कम होगा तो ये जो जगह है यूरोप की, यहां पे हमेशा बर्फ गिरेगी। अब बर्फ गिरने के कारण आप खुद बताइए कि अगर ऐसी कोई जगह है जहां पे या तो 12 महीने पानी आ रहा है या तो 12 महीने बर्फ गिर रही है, तो क्या वहां पे खेती किसानी पॉसिबल है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है? नहीं है। तो क्योंकि यूरोप का एल्टीट्यूड बहुत ऊपर, यूरोप काफी ऊपर है, ठीक है, तो वहां पे 12 महीने क्या होती है, बर्फबाजी होती है, जिसके कारण वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, किसानी पॉसिबल नहीं है। अब एग्रीकल्चर पॉसिबल ना होने के कारण, ध्यान समझिएगा, एग्रीकल्चर पॉसिबल ना होने के कारण यूरोप के जो लोग हैं ये मेनली क्या खाते हैं, ये मेनली मीट पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये मेनली नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब मीट को लंबे टाइम तक चलाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है मसालों की। मीट को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा तो नहीं है कि आज 2 किलो मटन बन गया तो कल भी 2 किलो मटन बना दे, इतना अमीर कोई नहीं होता, मटन महंगा होता है भाई, है ना। तो मीट को लंबे टाइम तक चलाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती थी, मसालों की। ठीक है, आपको पता होगा कि मसाले अगर किसी चीज में डल जाए तो लंबे टाइम तक चलती है, चाहे वो आम का अचार हो, चाहे फिर वो लोगों के बीच की बातें हों। ठीक है, अगर आम के अचार में आप मम्मी ने भर भर के मसाले डाली तो पूरा साल भर चलेगा। मतलब किसी भी चीज को अगर लंबे टाइम तक चलाना है, खाने वाली चीजों को, तो उसमें भर भर के क्या डाल दो, मसाले डाल दो, वो चीजें लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये कंसेप्ट यूरोपियंस को पता था, इसलिए यूरोपियंस जब मीट बनाते थे अपने घर पे तो उसमें क्या डालते थे, मसाले डालते थे, ताकि ये जो मीट है ये 4-5 दिन चल जाए। डन। अब समझो, तो ये, अब उनको मसाले चाहिए, और उनके खेत, उनके जो देश है यूरोप है, ठीक है, वहां पे तो खेती किसानी होती नहीं थी, मतलब यूरोप में खेती किसानी नहीं होती, पर उनको मसाले चाहिए, जिसके कारण, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जिसके कारण जो लोग थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण जो लोग थे वो मसालों के कारण कहाँ आए, भारत आए। ठीक, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण जो लोग थे वो मसालों के कारण कहाँ आए, भारत आए। ठीक, अब मसालों के कारण भारत क्यों आए, क्योंकि भारत में खेती बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक, तो अभी मैंने आपको यहां से कंसेप्ट क्या समझाया कि यूरोप ऊपर है, जिसके कारण वहां पे 12 महीने पानी गिरता था, और पानी गिरने के कारण वहां पे खेती पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए वहां के लोग क्या खाते थे, मटन खाते थे, मीट खाते थे, मांस खाते थे, और मांस पे डिपेंडेंट रहते थे। अब मांस को लंबे टाइम तक चलाने के लिए वो उसमें मसाले डालते थे। अब मसाले कहाँ से लाए, तो मसाले लेने के लिए वो कहाँ आते थे, भारत आते थे, क्योंकि भारत में खेती अच्छी खासी मात्रा में होती थी, मसाले अच्छे खासी मात्रा में होते थे। तो यूरोप के लोग भारत क्यों आते थे, तो ध्यान रखिएगा, अब आपको यहाँ पे एक आंसर मिल गया कि यूरोप के लोग भारत क्यों आते थे, मसालों के कारण आते थे। किसके कारण आते थे, मसालों के कारण आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज, कि मसालों के कारण तो चलो भारत आ गए, तो हुआ क्या, बात है 1453 की, बात कब की है, 1453 की। तो 1453 के पहले, ठीक है, जो यूरोप के लोग थे ये लैंड रूट के थ्रू भारत आते थे। जैसे ये आप यूरोप देख रहे हो, यूरोप, फिर टर्की, ईरान, इंडिया, ठीक है, ये जो रूट दिख रहा है आपको, इस रूट के थ्रू भारत आते थे, थल मार्ग के थ्रू। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 1453 से पहले यूरोप के लोग जो है ये किसके थ्रू आते थे, थल मार्ग के थ्रू आते थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब 1453 में क्या हुआ, 1453 में ये जो आप टर्की देख रहे हो, ये टर्की पे, और ये टर्की को ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, 1453 में क्या हुआ, टर्की पे किसने कब्जा कर लिया, ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। अब ये जो ऑटोमन एम्पायर था ये किस रिलीजन से बिलोंग करता था, तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑटोमन एम्पायर था ये इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करता था। किससे बिलोंग करता था, इस्लाम रिलीजन से। तो ध्यान रखिए, 1453 में जब ऑटोमन एम्पायर ने टर्की पे कब्जा किया, तो कब्जा करने के बाद ऑटोमन एम्पायर ने यूरोपियंस के सामने एक शर्त रखी कि भाई अगर तुम्हें यूरोप से टर्की से होके भारत आना है,
तो तुम्हें इस्लाम धर्म को कबूलना पड़ेगा, ठीक है, तो ही हम तुमको टर्की से होके भारत जाने देंगे। और अगर तुम्हें इस्लाम धर्म नहीं कबूलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम टैक्स दे दो। मतलब क्या हुआ, 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने जब टर्की पे कब्जा किया, तो कब्जा करने के बाद उसने यूरोपियंस के सामने दो शर्त रखी। पहली शर्त कि भाई अगर तुम्हें यूरोप से होके भारत जाना है, यूरोप से टर्की होके भारत जाना है, तो तुम्हें इस्लाम धर्म कबूलना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस्लाम धर्म नहीं कबूलना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजों में से तुम एक कोई चीज करते हो तभी हम तुमको टर्की होके भारत जाने देंगे, अदरवाइज हम तुम्हें टर्की होके भारत नहीं जाने देंगे। अब यूरोपियंस जो होते हैं इनका ईगो अखंड लेवल पे होता है, भले इनमें कुछ दम नहीं होता है बट इनका ईगो अलग लेवल का होता है। तो हुआ क्या कि जब ऑटोमन एम्पायर ने यूरोपियंस के सामने ये शर्त रखी कि तुम्हें इस्लाम धर्म को कबूलना पड़ेगा या तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो ऑटोमन एम्पायर ने बोला कि हम दोनों नहीं करेंगे, जो करते बने कर लो। ऑटोमन एम्पायर बोला ठीक है, तुम्हें भारत टर्की होके नहीं जाने देंगे हम, तुम जहां से जाना जाओ चले आओ, पर तुम टर्की से होके भारत नहीं जा सकते। जिसके कारण जो यूरोपियंस का थल मार्ग था ये बंद हो गया। तो 1453 में टर्की पे कब्जा होने के बाद यूरोपियंस का थल मार्ग जो था भारत आने का वो बंद हो गया। अब जब थल मार्ग बंद हुआ तो एक आपदा आई, और आपदा ही आविष्कार की जननी होती है, समझ आया? जैसे 2019 में आपदा आई थी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे क्योंकि कोरोना आ गया था, तो ऑनलाइन एजुकेशन, आपदा ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब 1453 में थल मार्ग बंद हुआ तो किसका आविष्कार किया गया, समुद्री मार्ग का। तो यूरोपियंस ने सोचा कि अब जब लैंड रूट तो बंद हो गया है, थल मार्ग तो बंद हो गया है, तो अब समुद्री मार्ग की खोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब थल मार्ग बंद हो गया तो अब किसकी खोज करी जाए, समुद्री मार्ग की। तो समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति भारत निकला था उसका नाम था बार्थोलोम्यू दियास। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1453 से पहले तक यूरोपियंस थल मार्ग से भारत आते थे। किस चीज के लिए आते थे, मसालों के लिए आते थे, स्पाइसेस के लिए आते थे, ठीक है। बट जब थल मार्ग बंद हुआ तो उन्हें किसकी खोज करनी पड़ी, समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। और समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति निकला था उसका नाम क्या था, बार्थोलोम्यू दियास। तो ध्यान रखिएगा, समुद्री मार्ग की, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए ध्यान रखिएगा, भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले कौन निकला, बार्थोलोम्यू दियास निकले। कब निकले बेटा, ये तो ध्यान रखिएगा 1486 87 में निकले, ठीक है। कहीं कहीं 88 भी दिखता है, कहीं कहीं 87 भी दिखता है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए यूरोप से सबसे पहला व्यक्ति कौन निकला था, तो बार्थोलोम्यू दियास निकले थे। कहां से निकले थे बेटा, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्तुगल से निकले थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले कौन सा व्यक्ति निकला था, तो बार्थोलोम्यू दियास निकले थे। कहाँ निकले थे, तो कहां से निकले थे, तो पोर्तुगल से निकले थे। इतना क्लियर है क्या, ठीक है। तो अभी तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो चीज समझ आ रही होगी, एक एक चीज क्लियर होती चल रही होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति निकले उनका नाम क्या था, बार्थोलोम्यू दियास। और बार्थोलोम्यू दियास जहां जब निकले तो कहां से निकले, पोर्तुगल से निकले, ठीक है। अब पोर्तुगल से जब ये निकले भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, तो ध्यान से समझिएगा कि ये निकले थे पोर्तुगल से, ठीक है। और ये यहां से निकले और निकल के ये कहां पहुंचे, ध्यान से समझना,
ये यहाँ से निकले और निकल के ये कहाँ पहुंचे, एकदम जो निचला हिस्सा होता है अफ्रीका का वहां पहुंचे, जिसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप। इसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये निकले कहां से, पुर्तगाल से, और कहां पहुंचे, केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे। अब केप ऑफ गुड होप पे जब ये पहुंचे तो इनको यहां से आइडिया नहीं था कि जाना कहां है, मतलब ये यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या था, ये नाविक थे, ठीक है, ये नाविक थे, और नाविक के पास एक ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनके पास कंपास होता है। तो इन्हें ऐसा थोड़ी था कि कोई भारत में बैठा है उसने जीपीएस भेज दिया, भाई आजा। आज होता है, आज आपको किसी को बुलाना होता है तो आप क्या करते हो, अगर आपको किसी के हॉस्टल जाना है, कहीं जाना है, तो आप क्या करते हो, सामने वाले से बुला लेते हो, लोकेशन भेज दे, आ जाता हूँ लेने। ठीक है, तो बस ऐसा इंडिया उस समय नहीं होता था, जीपीएस सीपीएस नाम की कोई चीज नहीं थी उस समय। इंडिया में बैठा है कोई इंसान, लोकेशन भेज दिया, ट्रेस करते हुए आ गए। उस समय तो सिर्फ कंपास होता था, है ना, और थोड़ी उस जगह की इंफॉर्मेशन होती थी, तो उसके थ्रू अपन धीरे धीरे चल के पहुंच रहे थे, है ना। अब जब ये पहुंचे तो इन्हें ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे, बट इसके आगे का इन्हें आइडिया नहीं था। इसके आगे का इन्हें आइडिया नहीं था कि जाना कहाँ है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, जाना कहाँ है ये नहीं पता, बस जाना है। अब जब ये केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे तो इसके आगे इन्हें आइडिया नहीं था, जिसके कारण ये वापस लौट गए यूरोप कि भाई मैंने केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया, मैंने केप ऑफ गुड होप की तो खोज कर दी, बट इसके आगे का मुझे रास्ता नहीं पता। तो ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप किसने खोजा है, बार्थोलोमियो दियास ने खोजा है। ध्यान रखिए, जो अफ्रीका का एकदम निचला पोर्शन है, ये जो वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका है, और अफ्रीका का जो सबसे दक्षिण पोर्शन है, सबसे नीचे वाला पोर्शन दक्षिण का, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जिसकी खोज किसने किया है, बार्थोलोमियो दियास ने। और यहां से ये वापस चले गए, भले इसके आगे का अपन को नहीं पता। अब बार्थोलोमियो दियास के बाद कौन निकला, कोलंबस भाई निकले। कौन निकले, कोलंबस भाई निकले। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा, कोलंबस भाई जो थे, इनके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको। ये रहने वाले कहां के थे, इटली के थे। ये रहने वाले कहां के थे, इटली के थे। ये भारत की खोज करने के लिए कहां से इन्होंने शुरुआत करी थी, भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए इन्होंने शुरुआत कहां से की थी, तो स्पेन से करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रहने वाले इटली के थे। ठीक है, इन्होंने भारत की खोज करने के लिए ये निकले कहां से थे, स्पेन से निकले थे। कहां से निकले थे, स्पेन से। और इन्होंने खोज किसकी करी है, तो इन्होंने खोज करी है अमेरिका की। इन्होंने खोज किसकी करी है, अमेरिका की। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, कोलंबस भाई जो थे ये 1492 में, ये 1492 में स्पेन से निकलते हैं। बार्थोलोमेव दियास निकले और इन्होंने केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे, पर अभी भी भारत की खोज नहीं हुई, तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए जो दूसरा व्यक्ति निकला उसका नाम था कोलंबस। अब कोलंबस भाई जब स्पेन से निकले तो स्पेन से निकल के इनको सीधा पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे नीचे जाना है। पर कोलंबस है, थोड़ा बहुत नया नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे दुनिया कैसे याद रखेगी। तो कोलंबस भाई ने सोचा कि नीचे नहीं आते, भारत इधर नहीं है, कुछ नया चलते हैं। तो जाना था कहाँ, दक्षिण में, और कोलंबस भाई चले गए कहाँ, वेस्ट में। अब जब ये वेस्ट में पहुंचे, आप देख सकते हैं, जब ये वेस्ट में पहुंचे तो यहां पे इन्हें एक प्रजाति मिली जिसका नाम था रेड इंडियंस। ध्यान से समझिएगा, कोलंबस भाई जब स्पेन से निकले और यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे पहुंच के इन्हें एक प्रजाति मिली जिसका नाम था रेड इंडियंस। अब होता क्या था ना कि उस समय इन लोगों के पास सिर्फ दो चीजें होती थी, एक तो उस जगह की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती थी, और कंपास होता था जिसकी मदद से ये किसी भी जगह को ढूंढने निकल जाते थे। अब भारत के बारे में इनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी, तो भारत के बारे में इनके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि भारत के जो लोग हैं ना तो ये ज्यादा गोरे हैं ना तो ये ज्यादा काले हैं, ये बीच के हैं। मतलब भारत के जो लोग होते हैं इनका जो कलर टोन होता है, स्किन टोन होता है, वो बीच का होता है। इन्हें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भारत के लोगों ने एक नाम दे दिया है गेरुआ।
होते हम काले ही हैं, मैं भी काला ही हूँ, आप भी काले, सब काले, ठीक है। अपन नील नितिन मुकेश नहीं है, अपन ऋतिक रोशन नहीं है, अपन काले हैं सब, ठीक है। टेंशन टेंशन नहीं लेना, बट हमने अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को क्या बोल दिया, गेरुआ बोल दिया, बाकी हैं हम सब काले, ठीक है। तो भारत के बारे में इनको पता होता था कि भारत के जो लोग हैं ना तो गोरे ना तो काले हैं, बीच के हैं। और दूसरी चीज, भारत एक ऐसा देश है जहां पे अखंड मंदिर है, मतलब हर दूसरी गली में मंदिर है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन लेके ये निकले कि अगर ऐसी जगह हम पहुंच गए जहाँ के लोग ना तो ज्यादा गोरे ना तो ज्यादा काले, ठीक है, और वहां पे अगर हर दूसरी जगह पे मंदिर मिल जाए, भगवान की पूजा पाठ करते लोग मिल जाए, मतलब हम भारत पहुंच गए। तो जब कोलंबस भाई हम यहाँ पहुंचे इस जगह पे, तो यहाँ पे इन्हें एक प्रजाति मिली जिसका नाम था रेड इंडियंस, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो प्रजाति थी ये पूजा पाठ कर रही थी, तो कोलंबस को लगा यस आई फाउंडेड इंडिया, मैंने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कर ली। बट जब कोलंबस भाई वहां पहुंचे तो वो प्रजाति ने कोलंबस भाई को उठाया और पेड़ में उल्टा टांग दिया। तो कोलंबस भाई बोले कि यार मैंने ये सुना था भारत के लोग अतिथियों को एकदम भगवान की तरह पूछते, पर ये कौन सा स्वागत हो गया, अतिथि देवो भव तो सुना था, पर ये कैसा अतिथि देवो भव है कि पेड़ में उल्टा टांग दी और नीचे आग लगा दी। तो उन्होंने कोलंबस भाई को पकड़ा, पेड़ में उल्टा टांगा और नीचे आग लगा दी। अब जब नीचे आग लगाई तो कोलंबस भाई घबरा गए, बोले साला ऐसे में तो अपन निपट जाएंगे, राम राम सत्य हो जाएगा अपना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये क्या था, ये एक नाविक था, तो इसे पता था कि कब सूर्य निकलने वाला है, कब सूर्य ढलने वाला है, तो इसने एक भविष्यवाणी की। इसलिए ये बोला कि मैं भगवान का दूत हूं, है ना। अब आप इसमें मत जाना कि सर ये लोग एक दूसरे की भाषा कैसे समझते थे, आप आम खाओ गुटली मत गिनो, अभी आप कंसेप्ट कहानी सुनो बस। तो इसने ये बोला कि मैं भगवान का दूत हूं, और अगर तुमने मुझे नीचे नहीं उतारा तो बहुत जल्दी भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे और चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। अब इसे पता था सूर्य ढलने वाला है, इसने दिमाग लगाया, इसने भविष्यवाणी कर दी, इसने बोल दिया कि मेरे अगर मुझे नीचे नहीं उतारोगे तो सूर्य ढल जाएगा और चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी, जब उसे नीचे नहीं उतारा गया तो चारों तरफ अंधकार छा गया, जिसके कारण लोगों को लगा नहीं नहीं ये तो सच में भगवान का दूत है। उसे नीचे उतारा गया, कोलंबस की मस्त पूजा पाठ करी गई, कोलंबस भाई खुश हुए। अब कोलंबस भाई को ये भी प्रूव करना था यूरोप के लोगों को कि मैंने भारत की खोज कर ली। अब वो कैसे प्रूव करता, जब वो वहां के लोग यूरोप ले जाता। तो उसने बोला कि भाई मैं भगवान का दूत हूं और मैं तुम्हें भगवान के पास ले जाने आया हूं, तो तुम्हें मेरे साथ भगवान के पास चलना पड़ेगा ताकि तुम्हें मैं मुक्ति दिला सकूं। तो कोलंबस भाई ने यहाँ के कुछ लोगों को नाव में बैठाला और कहाँ ले गया, यूरोप ले गया, और बोला देखो मैंने भारत की खोज कर ली। यूरोपियंस ने बोले अरे मूर्ख इंसान, हमने बोले थे ना तो ज्यादा गोरे ना तो ज्यादा काले, ये तो अखंड काले हैं, ये भारत नहीं है। तो उनसे पूछा गया भैया बताओ कहां से आए हो। तो फिर उनके साथ यूरोप से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था अमेरिको वेस्पूसी, जिसका नाम क्या था, अमेरिको वेस्पूसी। और अमेरिको वेस्पूसी उन लोगों के साथ वापस से निकला और पूछा बताओ तुम कहाँ कहाँ से आए हो। और इस जगह पे पहुंच के उन्होंने बताया कि हम यहाँ से आए, तो इस जगह का नाम दिया गया अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी है और अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा है, अमेरिको वेस्पूसी के। और यहाँ जो प्रजाति मिली थी उसका नाम क्या था, रेड इंडियंस, की खोज करने निकला था इंडिया की। और काले थे तो ब्लैक इंडियंस नहीं बोल सकते, है ना, इसलिए हमने उसको बोल दिया रेड इंडियंस। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की खोज किसने किया है, कोलंबस ने। अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा है, अमेरिको वेस्पूसी के, ठीक है। कोलंबस जब भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने गया था तो उसको अमेरिका में कौन सी प्रजाति मिली थी, रेड इंडियंस, ठीक है। कोलंबस भाई कहां से निकले थे, स्पेन से निकले थे। बट ध्यान से समझिएगा कि अभी भी भारत की खोज नहीं हुई है, अमेरिका की हो गई बट भारत की खोज नहीं हुई। तो अब फिर से भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए अगला व्यक्ति जो निकलेगा उसका नाम क्या होगा, वास्को ड गामा। उसका नाम क्या होगा, वास्को ड गामा। अब ध्यान से समझिएगा कि वास्को ड गामा भाई जो थे ये 1497 में, ध्यान रखिएगा, वास्को ड गामा भाई जो थे ये 1497 में पुर्तगाल से निकले। कहां से निकले, पुर्तगाल से निकले। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि
कि 1497 में वास्को ड गामा भाई कहां से निकले हैं? पुर्तगाल से निकले हैं। और पुर्तगाल से निकलने के बाद वास्को ड गामा भाई ने, ठीक है ध्यान से समझिएगा, पुर्तगाल से निकलने के बाद वास्को ड गामा भाई ने वही चीजें फॉलो करी जो उसको बार्थोलोमेओ दियास ने बोला था। ये अपना दिमाग नहीं लगाते थे, इन्हें पता था कि भाई बड़ों की बात मानना चाहिए, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वो एक्सपीरियंस होता है ना बेटा। हाँ, जैसे जो गलती अपन करते हैं वो गलती वास्को ड गामा ने नहीं करी, उसने बड़ों की बात मानी। उसको पता था बार्थोलोमेओ दियास ने कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला होगा, ठीक है। तो उन्होंने पुर्तगाल से निकले और पुर्तगाल से निकल के कहाँ पहुंचे? वो केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे, अफ्रीका के एकदम निचले पोर्शन पे पहुंचे। और जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ से पहुंचने के बाद अब उनको भी आइडिया नहीं कि जाना कहाँ है, तो यहाँ 2-3 दिन भटकने के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अहमद मजीद, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वास्को ड गामा किस देश से निकले थे? पुर्तगाल से निकले थे, ठीक है। कब निकले थे? 1497 में निकले थे, ठीक है। कहां तक पहुंचे? केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे। और केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अहमद मजीद, जो कि उनका क्या था? पथ प्रदर्शक था, गाइड था, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो जब उन्हें अहमद मजीद मिला तो उनने अहमद मजीद से पूछा कि भाई तुम्हें भारत का रास्ता पता है? मतलब ऐसे एकदम से अहमद मजीद नहीं मिल गया, वो 2-3 दिन भटकते रहे कि कोई तो भारत का मिल जाए, कोई तो भारत का मिल जाए। तो फिर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अहमद मजीद। ये जो था ये भारतीय था, ये भारतीय था और ये मछलियां पकड़ता था, ठीक। और मछली पकड़ते पकड़ते ये कहाँ पहुंच गया? केप ऑफ गुड होप पहुंच गया, घूमते घामते ऐसे, ठीक है। तो वहां पे जब ये अहमद मजीद वास्को ड गामा से मिले तो वास्को ड गामा ने पूछा तुम भारत का रास्ता जानते हो? बोले मैं भारतीय, तो भारत का रास्ता कैसे नहीं जानूंगा। बोले अच्छा बहुत बढ़िया, तो एक काम करो प्लीज मुझे भारत लेके चलो। तो अहमद मजीद की मदद से वास्को ड गामा कहाँ पहुंचे? भारत पहुंचे। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति की मदद से वास्को ड गामा भारत पहुंचे थे? तो आंसर क्या होगा? अहमद मजीद की मदद से वास्को ड गामा कहां पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि किस पथ प्रदर्शक की मदद से वास्को ड गामा भारत पहुंचे थे? तो ध्यान रखिएगा अहमद मजीद उस पथ प्रदर्शक का नाम था जिसकी मदद से वास्को ड गामा कहां पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे। तो निकले थे ये 1497 में और ये इंडिया कब पहुंचे? ये इंडिया पहुंचे 20 मई, कहीं कहीं आपको नेट में 17 मई भी मिलेगा, ठीक है, 20 मई 1498। तो ध्यान रखिएगा निकले कब थे? 1497 में। गाइड का नाम क्या था? अहमद मजीद। भारत कब पहुंचे? अहमद मजीद की मदद से 20 मई 1498 को। अब जब ये भारत पहुंचे तो ये भारत में कहां पहुंचे? तो ध्यान रखिएगा वास्को ड गामा भारत कब पहुंचे? 20 मई 1498। और भारत में भी कहां पहुंचे? कैलीकट पे पहुंचे। कहां पहुंचे? कैलीकट मतलब केरला। कैलीकट अलग है, कोलकाता अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। कैलीकट मतलब केरला, ठीक है। तो भारत पहुंचे और भारत पहुंचने के बाद कैलीकट में इनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा। किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा। जमोरिन जो कैलीकट का स्थानीय शासक था, लोकल रूलर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग अगर ये टेंशन में आ गए होंगे कि सर सब आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो नहीं बेटा, मैंने हिंदी में भी लिखा है कुछ चीजें, और दोनों भाषा लिखूंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो आपको ये नोट्स हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। वही चीजें जैसे मैंने आपको बताया था 1492 में कोलंबस भाई निकले थे, सेम चीज यहाँ भी लिखी है। 1492 मतलब जितनी कहानी मैंने अभी तक बताई है सब यहाँ पे लिखी है। मेरा काम है बेसिकली आपको पढ़ाना और वो सारी चीजें पढ़ाना जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो फिलहाल मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ, लिखने में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आगे जो लिख रहा हूँ वो एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे जो है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेना। मेरे सब्जेक्ट में आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बिंदास पढ़िए, मजा लीजिए, ठीक। चलिए वापस अपन स्वागत करवाते हैं। तो वास्को ड गामा भाई जब भारत पहुंचे 20 मई 1498 को, तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इनका वेलकम किसने किया है? जमोरिन ने किया है,
जो कैलिकट का स्थानीय शासक था, जो कैलिकट का क्या था, स्थानीय शासक था, लोकल रूलर था। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कैलिकट के स्थानीय शासक का नाम क्या था, जमोरिन था। तो क्वेश्चन आता है कि वास्को ड गामा भारत कब पहुंचे थे, 20 मई 1498 को। वास्को ड गामा भारत में कहां पहुंचे थे, कैलिकट में पहुंचे थे। वास्को ड गामा का स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। जमोरिन कौन था, तो कैलिकट का स्थानीय शासक का नाम क्या था, जमोरिन था। अब ये स्थानीय शासक क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा चाय पी लें, आप लोग तो पी रहे होगे, मजे ले रहे होगे, भी पी लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, वापस से थोड़ा स्थानीय शासक के बारे में अपन समझा दें, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे ये एमपी है, और एमपी में एक जगह है जिसका नाम है इंदौर। ठीक है, अब एमपी के राजा कौन है फिलहाल, तो किसी भी राज्य का जो राजा होता है बेसिकली अगर देखें तो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, बट मेनली कौन होता है, सीएम होता है। तो एमपी के सीएम फिलहाल कौन है, मोहन यादव जी हमारे। हाँ या ना, बेटा अगर नहीं पता तो ऐसा ही कैसे निकलेगी, पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के फिलहाल सीएम कौन है, मोहन यादव जी हैं। आप लोग ये ढूंढ लीजिएगा मोहन यादव जी किस नंबर के सीएम है मध्य प्रदेश के, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। पहले सीएम कौन थे, मोहन यादव जी कौन कौन से नंबर के सीएम है, मोहन यादव जी के पहले कौन सीएम रहा है। ठीक है, और मोहन यादव जी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाल निकाल लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि मोहन यादव जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता है, ये सब चीजें पूछ सकता है। ठीक, एमपी का एग्जाम बेटा व्यापम नशा मुक्ति केंद्र का ही दूसरा नाम है। ठीक, एकदम मस्त पेपर, गांजा वांजा फूक के पेपर बनाया जाता है, कुछ भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सर्च कर लेना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये सब सर्च करके देख लेना, ये मोहन यादव जी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये ट्रेंड होता है कि जिसकी सरकार होती है क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आता है। ठीक है, जैसे बीजेपी की सरकार है, आरएसएस के अभी 100 वर्ष हो चुके हैं, रिसेंट में आपको पता होगा अभी मनाया भी गया था, तो आरएसएस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा खुद से। फिलहाल अपन वापस आते हैं। तो मोहन यादव जी जो है ये मध्य प्रदेश के राजा हैं। अब मध्य प्रदेश के अंडर में एक जगह आती है जिसका नाम क्या है, इंदौर। और इंदौर का हेड कौन है फिलहाल, तो जो मेयर होता है वो होगा इंदौर का हेड। और मेयर कौन है, पुष्यमित्र भार्गव जी। ठीक है, तो पुष्यमित्र भार्गव जी जो है ये इंदौर के हेड है। तो अगर अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश के राजा मोहन यादव हैं, पर मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है इंदौर, जिसके राजा कौन है, पुष्यमित्र भार्गव जी। तो इंदौर के राजा कौन है, पुष्यमित्र भार्गव जी। वैसे ही उस समय की अगर मैं बात करूं भारत की, तो जो ये पेनिनसुलर इंडिया था, जो सदर्न इंडिया था, ठीक है, ये भारत का जो ये निचला वाला पोर्शन है, ठीक, यहाँ पे एक जगह है कैलिकट। यहाँ पे एक जगह है कैलिकट, जो किस साम्राज्य के अंडर में आती थी, विजयनगर साम्राज्य के अंडर में आती थी। जैसे इंदौर एमपी के अंडर में आता था, वैसे ही उस टाइम पे कैलिकट किस साम्राज्य के अंडर में आती थी, विजयनगर साम्राज्य के अंडर में आती थी। तो कैलिकट का जो स्थानीय शासक था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। कैलिकट उस समय किस साम्राज्य के अंडर में आती थी, विजयनगर साम्राज्य के अंडर में आती थी। ठीक, तो एक विजयनगर का राजा होगा और एक कैलिकट का राजा होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा उस समय विजयनगर का शासक कौन था, इमादी नरसिम्हा। उस समय विजयनगर का शासक कौन था, विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था, इमादी नरसिम्हा। और ध्यान रखिएगा एक और चीज,
विजयनगर के अंडर में एक जगह आती थी जिसका नाम था कैलीकट। कैलीकट का शासक कौन था? जमोरिन। डन, समझ आया? जैसे इंदौर के एमपी के अंडर में इंदौर आता है, वैसे ही उस टाइम पे जो भारत का निचला वाला पोर्शन है यहाँ पे विजयनगर एम्पायर जो था वो रूल कर रहा था। मतलब विजयनगर साम्राज्य का शासन था। और विजयनगर साम्राज्य के अंडर में एक जगह आती थी कैलीकट। तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था उस टाइम पे? इमादी नरसिम्हा। और कैलीकट का शासक कौन था? जमोरिन। समझ आया? तो क्वेश्चन आता है कि वास्को ड गामा भारत किस विजयनगर साम्राज्य के शासक के अंडर में आए थे? तो ध्यान रखिएगा, इमादी नरसिम्हा के अंडर में आए थे। स्वागत किस भाई ने किया था? जमोरिन भाई ने किया था। समझ आया? आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो वास्को ड गामा भारत आए, अब वास्को ड गामा भाई जब भारत आए तो इनका स्वागत जमोरिन ने किया। और जमोरिन ने स्वागत किया तो जमोरिन ने इनका भव्य तरीके से स्वागत किया। अरे आइए आइए आइए, एकदम पधारिए, आप ही की जगह है, ऐसा वैसा खूब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा भाव खाते वाली बात। ठीक है, तो जब इनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया तो वास्को ड गामा खुश हुए। वास्को ड गामा मिले, बोले भाई मुझे आपके देश से मसाले ले जाने हैं। तो जमोरिन बोला बिल्कुल ले जाओ, किसने रोका है? आज तक तो ले जा रहे थे, अभी तक रोका था नहीं ना, ले जाओ। बट बोले हमें क्या मिलेगा? तो वास्को ड गामा ने बोला ये देखो, आप सिर्फ देख रहे हो, ये जहाज बड़ी बड़ी, ये जहाजों में भर भर के मैंने आपकी व्यवस्था लाई है। जो एक आपको चीजें चाहिए, सारी चीजें आपको इस जहाज में मिल जाएंगी। सब कुछ मिलेगा जो एक मनुष्य को चाहिए, सब कुछ, मतलब सब कुछ। ठीक है, छोटी बड़ी ऊपर नीचे सब सब मिल जाएगा, बस आप टेंशन मत लो। वास्को जमोरिन बोला, जमोरिन खुश हुआ। और जमोरिन ने वास्को ड गामा को बोला जाओ और भारत से मसाले ले जाओ। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि भारत से वास्को ड गामा ने भारत से जो मसाले ले गए वो कितने गुना ज्यादा दाम में बेचे? 60 गुना ज्यादा दाम में बेचे। मतलब कि इन्होंने भारत से मसाले ले गए और यूरोप में ले जाके उसको कितने गुना ज्यादा दाम में बेचा? 60 गुना ज्यादा दाम में। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब इनने अति कर दी भाई, मचा रहे हैं, अलग ही नहीं मान रहे। तो ध्यान रखिएगा कि वास्को ड गामा ने भारत से मसाले कहां ले गए? यूरोप ले गए। और यहाँ पे जो मसाले ये ले गए थे, इसे कितने गुना ज्यादा दाम में बेचा? 60 गुना ज्यादा दाम में बेचा। कितने गुना ज्यादा दाम में? 60 गुना। मतलब भारत से अगर ये 1 रुपए में लिया खरीद रहे हैं तो यूरोप में जाके 60 रुपए में बेच रहे हैं। अब क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि इनके अलावा किसी और के पास मसाले थे नहीं। तो जितने ज्यादा दाम में ये बोलते थे, लोगों को खरीदना पड़ता, मजबूरी है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्को ड गामा ने भारत से मसाले ले गए और कहाँ बेचे? यूरोप में बेचे। कितने गुना ज्यादा दाम में बेचे? 60 गुना ज्यादा दाम में बेचे। और जब इन्होंने 60 गुना ज्यादा दाम में मसाले बेचे तो इनका पाप का घड़ा भर गया। अब हुआ क्या कि वास्को ड गामा भारत 3 बार आया। वास्को ड गामा भारत कितने बार आए? 3 बार आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब कब? 1498, 1502, 1524। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वास्को ड गामा भारत कब आए थे। एक दिन में पूरी हिस्ट्री नहीं होगी, टेंशन मत, तो घबराओ मत। ठीक है, पर बेसिक अपन फटाफट थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वास्को ड गामा भारत कितने बार आए थे? 3 बार आए थे। कब कब आए? 1498, 1502, 1524। और जब ये तीनों बार यहाँ से मसाले मस्त ले गए तो इनका पाप का घड़ा भर गया। पाप का घड़ा भरने के बाद कभी तो फूटेगा। तो हुआ क्या, 1524 में जब ये भारत आए थे तो इन्हें मच्छर से प्यार हो गया। हाँ, वही मच्छर, तुम सही समझ रहे हो, मच्छर मतलब मच्छर, मॉस्किटो, है ना। इन्हें मच्छर से प्यार हो गया, लवेरिया हो गया। और लवेरिया होने के बाद जब मच्छर ने किस किया तो इन्हें मलेरिया हो गया। मलेरिया होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1524 में वास्को ड गामा की जब वो भारत आए थे, डेथ हो गई। कहां पे हुई? कोच्चि में हुई। और किस बीमारी से हुई? मलेरिया से हुई। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना। लेवेरिया से मलेरिया, मलेरिया से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, तो चलिए ध्यान रखिएगा कि वास्को ड गामा भारत कितने बार आए थे? 3 बार। 1524 में जब वो लास्ट बार आए तो उनकी मृत्यु कहां पे हो गई? कोच्चि में हो गई। किस बीमारी से हुई?
मलेरिया से हो गई। चलिए ध्यान रखिएगा। अब जब वास्को ड गामा ने ये सिस्टम चालू किया था, ठीक है, कि भाई हम भारत से मसाले ले जाते थे और यूरोप में बेचते थे, तो पुर्तगालियों को लगा यार बढ़िया बिजनेस है ये तो, 1 रुपए में खरीदो 60 रुपए में बेचो, पैसे ही पैसा। लोगों को बिजनेस में दुगना प्रॉफिट नहीं हो पाता, 2 गुना प्रॉफिट नहीं हो पाता, 3 गुना प्रॉफिट नहीं हो पाता, यहाँ तो 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट। बढ़िया बिजनेस है, मस्त बिजनेस है, क्यों ना अपन भारत चले वहीं से मसाले लेकर। तो वास्को ड गामा को देख के दूसरे पुर्तगाली भी प्रभावित हुए और वो भी भारत आना शुरू हो गए। ऐसे करके धीरे धीरे पुर्तगालियों ने एक कॉलोनी भारत में बना ली, और इस कॉलोनी को संभालने के लिए अब कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए। तो पुर्तगाल के जो राजा थे, उन्होंने एक व्यक्ति को भारत भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कि जाओ और भारत में बनी पुर्तगालियों की जो कॉलोनी है उसको संभालो। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले भारत में कौन सा देश आया था यूरोप का? पुर्तगाल आया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यूरोप का भारत में कौन सा देश आया? पुर्तगाल आया, और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाल गया। तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन, तो इसका भी क्रम रहा होगा। पहले कोई कंट्री आई होगी, फिर कोई कंट्री आई होगी, फिर कोई कंट्री आई होगी। तो सबसे पहले यूरोप का कौन सा देश भारत आया था? पुर्तगाल आया था। सबसे लास्ट भी कौन सा देश गया था? पुर्तगाल गया था। तो सबसे ज्यादा टाइम पे भारत में यूरोप का कौन सा देश रहा था? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल रहा था 1498 से लेके 1961 तक। तो धीरे धीरे जब पुर्तगालियों की एक कॉलोनी भारत में बन गई, क्योंकि आते थे तो थोड़ी देर रुकेंगे, अब रुकेंगे तो यहाँ पे प्रेम प्रसंग भी होगा, धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़ेगी, शादी विवाह होगा, धीरे धीरे करके उन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी अपनी। अब उस कॉलोनी को संभालने के लिए पोर्तुगल के राजा ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो ये आगे बढ़ेंगे अपन, पर उससे ये गवर्नर पे चलेंगे, पुर्तगाली शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले अपन ये क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत में कौन सा देश आया? पुर्तगाल आया। पुर्तगाल के बाद कौन आया? डच आया। डच के बाद कौन आया? ब्रिटिश आया। ब्रिटिश के बाद डेंस आया, और डेंस के बाद फ्रेंच आए। अब ध्यान रखिएगा ऑर्डर, सबसे पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आए डच। डच किसको कहा जाता है? जो नीदरलैंड में लोग रहते हैं उन लोगों को डच कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डच के बाद कौन आए? ब्रिटिश। तो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश कहा जाता है। उसके बाद कौन आए? डेंस आए। डेंस मतलब डेनमार्क। डेनमार्क में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? डेंस कहा जाता है। और डेंस के बाद कौन आए? फ्रेंच आए। फ्रांस में एक लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच, इसलिए फ्रांस के लोगों को क्या कहा जाता है? फ्रेंच। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेंस, और उसके बाद फ्रेंच। ये कंट्री जो थी ये भारत आई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे किस कंट्री की? पुर्तगाल की। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों को कॉलोनी को संभालने के लिए, पुर्तगालियों की जब कॉलोनी भारत में बन गई, तो इस कॉलोनी को संभालने के लिए सबसे पहला व्यक्ति जो भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था बेटा उसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि पुर्तगालियों की कॉलोनी को संभालने के लिए जो पहला व्यक्ति को भारत भेजा गया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, संभालने के लिए भेजा गया। तो कोई पोस्ट देके भेजी गई, तो इसका नाम, इस पोस्ट का नाम क्या था? गवर्नर। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज, या फिर पुर्तगालियों का पहला गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो भारत कब भेजा गया था? 1505 में भेजा गया था। अब किसी भी राजा के बेटा दो धर्म होते हैं, पहला होता है अपने देश की रक्षा करना, और दूसरा होता है अपने देश की बाउंड्री को बढ़ाना, एक्सपांड करना। ठीक है, अपने जो देश की सीमा है उसको विस्तार कराना। ये कोई भी, ये दो धर्म होते हैं किसी भी राजा के। तो जब ये राजा, इसको गवर्नर बनाया गया, तो इसका पहला कर्तव्य था कि पुर्तगाली जो बिजनेस कर रहे हैं उसे बचाना। अभी बचेगा कैसे? जब दूसरे देश भारत नहीं आ पाएंगे। तो इसने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि अभी तक पुर्तगाली क्या कर रहे हैं? अभी तक पुर्तगाली क्या कर रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, अभी तक पुर्तगाली क्या कर रहे हैं? भारत से मसाले ले जा रहे हैं और पुर्तगाल में भी बेच रहे हैं। ठीक, उसके बाद इंग्लैंड में भी बेच रहे हैं, उसके बाद नीदरलैंड में भी बेच रहे हैं, उसके बाद स्पेन में भी बेच रहे हैं, उसके बाद फ्रांस में भी बेच रहे हैं, और उसके बाद अलग अलग जर्मनी में, सब जगह बेच रहे हैं। बट अगर इंग्लैंड खुद भारत आ जाएगा
तो क्या वो पुर्तगालियों से मसाले खरीदेगा? नहीं। तो क्या इतना प्रॉफिट हो पाएगा पुर्तगालियों को? नहीं। तो अभी पुर्तगालियों को प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई और देश भारत में नहीं है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जब भारत भेजा गया तो इसने यही दिमाग लगाया कि मैं ये देशों को अगर भारत आने से रोक दूं तो हम हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे, बट अगर ये देश भारत आ गए तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो उसने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था शांत जल की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे नीले पानी की भी नीति कहा जाता है, इसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसने एक पॉलिसी बनाई। उसने क्या किया, ये जो भारत का तटीय क्षेत्र है, भारत का ये जो तटीय क्षेत्र है जहां से यूरोप से लोग आएंगे, उसने इस पे क्या लगा दी, नेवी लगा दी। और नेवी को बोल दिया कि अगर कोई तुम पुर्तगाल के अलावा किसी और देश का जहाज देखो तो उसको वही निस्ता नाबूद कर दो। मान लो यहां से अगर इंग्लैंड का जहाज आ रहा है, तो अगर तुम पहले देख लो, नेवी को बोला कि तुम देख लो कि किस देश का जहाज है, अगर तुम्हें किसी अन्य देश का जहाज यहां दिख जाए तो उसको वहीं निस्ता नाबूद कर दो, उसको वहीं खत्म कर दो, ताकि वो भारत पहुंच ही ना पाए। क्योंकि भारत नहीं पहुंचेगा तो भारत से मसाले कैसे ले जाएगा? भारत से मसाले नहीं ले जाएगा तो हमेशा अपन ही राज करेंगे। तो ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति या फिर शांत जल की नीति। तो शांत जल की नीति या फिर नीले पानी की नीति किसकी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी, जो भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर, जो पुर्तगीज के पहले गवर्नर थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीले पानी की नीति किसकी है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, जो पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे। अब इनके बाद कौन आया? ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब तक रहे? 1505 से लेकर 1509 तक रहे। 1509 में दूसरा गवर्नर को भेजा गया जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर। जिसका नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर। ध्यान रखिएगा, दूसरे पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर। अब ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों की कॉलोनी को तो बचा लिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अब इसको बढ़ाना भी था। ठीक है, तो इसको बढ़ाने का काम किसने किया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों की जो कॉलोनी है इसके क्षेत्र को बढ़ाने का काम किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्बुकर ने क्या किया, जब इसे गवर्नर बनाया गया तो इसने बीजापुर के जो राजा थे, इसने बीजापुर के जो राजा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इन पर अटैक कर दिया। अल्फांसो डी अल्बुकर ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह पे अटैक कर दिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूसुफ आदिल शाह को हरा के गोवा उनसे छीन लिया। तो गोवा को कब छीना गया? 1510 में छीना गया। किससे छीना गया? बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, और किसने छीना? अल्फांसो डी अल्बुकर ने। तो ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर ने जब पुर्तगालियों के गवर्नर बने तो इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया। क्षेत्र को कैसे बढ़ाया? किसी के क्षेत्र को कब्जा करके। तो किसके क्षेत्र को कब्जा किया गया था? यूसुफ आदिल शाह को, यूसुफ आदिल शाह के क्षेत्र को। और किस पे कब्जा किया गया था? गोवा पे। तो 1510 से गोवा जो था ये किसके अंडर में आ गया? पुर्तगीज के अंडर में आ गया। अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र को बढ़ाया। किस राज्य को कब्जा करके? गोवा को कब्जा करके। किसे हरा के? यूसुफ आदिल शाह को हरा के। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार वो पुर्तगालियों के क्षेत्र को बढ़ाया था, एक्सपांड किया था, विस्तार करवाया था। समझ आया? तो यहां से अपना पुर्तगीज खत्म होता है। ठीक है, कल अपन बात करेंगे किसकी? डच की। अब ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर का नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर है। ठीक है, इसने किस राजा को हराया था? बीजापुर के राजा को हराया था। ठीक, बीजापुर के राजा को हराने के बाद इसने किस पे कब्जा किया था? गोवा पे कब्जा किया। किस वर्ष कब्जा किया? 1510 में। तो पुर्तगालियों के अंडर में सबसे पहला राज्य कौन सा आया था? गोवा आया था। कब आया था? 1510 में आया था। बाद में चल के पुर्तगालियों ने क्या किया था? गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाद में चल के जब गोवा उनके अंडर में आ गया तो उन्होंने गोवा को क्या बना दिया? अपना हेडक्वार्टर
बना दिया था। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।